नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एग्ज़ाम तक के इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के एसआई एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों की संख्या होने वाली है 30, और 30 प्रश्नों में 20 सही करके आपको दिखाना है। 20 प्लस जिनका सही होता है 20 या फिर 20 प्लस हमें कमेंट करके अवश्य जानकारी देंगे, तो सभी अपना स्कोर बताएंगे लास्ट में। बहुत अच्छी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं, जो पॉलिटी के अलावा आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी और कंप्यूटर अन्य विषय से भी लिए गए हैं। तो अगर आप यूपीएसआई किसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ आप जीके, रीजनिंग, हिंदी, मैथ सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, संसद को चलाने के नियम को, नए राज्य के गठन को या फिर संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को। तो सभी को पता होगा कि जो डीपीएसपी है, जिसे आप कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। सामान्य बहुमत द्वारा नहीं, विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। तो डीपीएसपी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं उनमें भाग 4 में इनका उल्लेख है डीपीएसपी का। भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि सरकार द्वारा राज्य नीतिकीय निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर जो डीपीएसपी है इसका पालन राज्य सरकार नहीं करती है तो इसके लिए आपके नागरिक कहाँ जा सकता है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर डीपीएसपी में अनुच्छेद दोस्तों 37 है, वो इस बात की यहाँ पर दोस्तों बात करता है कि जो डीपीएसपी है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब कि इसको राज्य सरकार चाहे तो लागू करे, चाहे तो ना लागू करे, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो ना उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ना उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं। मतलब इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को सही समझ लीजिएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। तो किसी के पास नहीं जा सकता है। ये आर्टिकल 37 विशेष रूप से इस बात को कहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो कहाँ पर वो वकील के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में अगर आप नहीं कर सकते हैं वकीली का काम, उच्च न्यायालय में या फिर उस उच्च न्यायालय में जिसमें वे सेवानिवृत्त हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका कि उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वो उस आपके न्यायालय में वकील का काम नहीं कर सकते हैं जिस उच्च न्यायालय में वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जिससे वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस वकील, उसमें आपके वकील के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, उसकी अनुमति नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, पॉलिटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसी लिए हमने भी उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम, समझिएगा, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय उसमें जो होता है, आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ पर दिल्ली में है। तो उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने न्यायाधीश होते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुल 30 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, 30 न्यायाधीश होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई कि हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो जो आर्थिक योजना है दोस्तों, जो आपकी आर्थिक योजना है ये किसमें आपके शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये समवर्ती सूची में शामिल है। किस सूची में, आपके समवर्ती सूची। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में कुल आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। उनमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो उसमें एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो इसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों को कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। तो जो बात करते हैं आर्थिक योजना की, जो सरकारी योजनाएं, आर्थिक योजनाएं आती हैं, ये इसी समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर मतलब राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पर कि नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है। तो मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि नौसेना, सैन्य और वायुसेना ये किस सूची में शामिल हैं, ठीक है,
ये किस सूची में है? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, विश्व सूची में, समवर्ती सूची में। तो राइट आंसर बताना होगा दोस्तों आपको। राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि ये दोस्तों आपके केंद्रीय सूची में शामिल है। किस सूची में? आपके केंद्रीय सूची में शामिल है नौसेना, सैन्य और वायुसेना। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप लोग अपने टेस्ट को देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जिस पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसी प्रकार से लिखते चलिए। इससे पहला क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप सही लगाइए, अगर गलत है तो गलत लगाइए। दूसरा क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो गलत लगाइए, सही तो सही लगाइए। और ऐसे लास्ट में लीजिए कि हमारा कितना सही हुआ है। और लास्ट में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना स्कोर अवश्य लिखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो स्कोर अपना जरूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आपका जियोग्राफी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो हमने कई सारे क्वेश्चन पॉलिटी के कर लिए, तो आप जियोग्राफी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जियोग्राफी क्वेश्चन देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर, चंबा, कुल्लू या फिर सिरमौर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपके किन्नौर। किन्नौर की बात करते हैं तो इसे आपके देवताओं की भूमि कहा जाता है। ठीक है, देवताओं की भूमि कहा जाता है। और बताया जाता है कि जो पांडव लोगों को जब आज्ञा आपके क्या हुआ था, आपके वनवास हुआ तो यहाँ पर आकर रुके थे किन्नौर। तो ये किन्नौर आपके हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो नागालैंड की साझी सीमाएं किस राज्य के साथ हैं आपसे पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने भाई। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन बहुत सामने आपके सामने है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। नागालैंड की सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, अब हम आपको इसको आंसर की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार से होगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से छाड़ देते हैं। नागालैंड की यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं, किसकी? आपके नागालैंड की। तो आपको मैं थोड़ा सा मैप के जरिए तो नहीं बट ऐसे ही समझा देता हूँ कि नागालैंड की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो ये तो हो ही गया। इसके ऊपर की बात करते हैं तो इसके ऊपर आपके है अरुणाचल प्रदेश, जो इससे सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके नीचे दोस्तों आपके क्या है? आपके मणिपुर है। फिर इसके नीचे आपके मिजोरम है। मिजोरम की सीमा नागालैंड से नहीं लगती है। ठीक है, इसके इस तरफ दोस्तों आपका असम है। असम की सीमा इसके साथ लगती है। असम की सीमा भी आपके इसके साथ लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। तो मेघालय यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा क्योंकि मेघालय आपकी इस तरफ ऐसे है, इसकी सीमा नागालैंड के साथ नहीं लगती है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं होगा। आगे बात करते हैं बी ऑप्शन की अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सीमा साझा लगती है, ऊपर की तरफ है। असम की बात करते हैं तो बगल में है दोस्तों, ये भी सीमा साझा करती है, पश्चिम में है। मणिपुर नीचे है तो ये भी सीमा साझा करती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर तीनों की सीमा साझा करती है। असम की बात करते हैं तो असम की सीमा साझा करती, सही बात है, पर मेघालय की सीमा साझा नहीं करती, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आपका मिजोरम ऑप्शन में दिया गया है, बट मिजोरम तो आपके मणिपुर के नीचे आपके मिजोरम है, इसकी सीमा भी आपकी क्या लगती है? इसकी सीमा भी नागालैंड से नहीं लगती है, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा। तो इसी प्रकार से आप ऑप्शन से या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश आपके उत्तर दिशा में, असम की बात करते हैं तो असम आपके पश्चिम में, और मणिपुर की बात करते हैं तो ये आपके दक्षिण में सीमा साझा करती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछ लेती हैं। कम से कम अपने जो राज्य हैं वो किससे सीमा साझा करते हैं, उनका नक्शा कैसा है, मैप पर कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, फिर दिमाग में आपके रटे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके बंदरगाह की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके कौन से प्राकृतिक पोताश्रय नहीं, मतलब कि कौन से कृत्रिम है, ये आपको पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो प्राकृतिक नहीं है कृत्रिम है। तो आपको सभी को पता होगा यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि मुंबई का जो पोताश्रय है, कोचीन का और पारादीप का, ये आपके प्राकृतिक पोताश्रय हैं। बट बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई के आपके ये आपके कृत्रिम पोताश्रय है, कृत्रिम पोताश्रय है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों कि दक्षिण ध्रुव प्रदेश जिसे आप अंटार्कटिका कहते हैं, दक्षिण ध्रुव प्रदेश से आप अंटार्कटिका कहते हैं, में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र की नाम पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? कि भारत के आपके स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम से पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या हो दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाए आपके दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की? 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से कौन कौन सी राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आप अगर मैप याद होगा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपकी पश्चिम में आपकी पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। पश्चिम में पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। ठीक है, बात करते हैं बिल्कुल आपके बगल में मतलब पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर मेघालय सीमा साझा करता है। उत्तर में दोस्तों आपके असम सीमा साझा करता है। नीचे से दक्षिण में आपके मिजोरम भी सीमा साझा करता है। और एक राज्य है दोस्तों जो उसको 3 तरफ से घिरा हुआ है, उसका नाम है आपके त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इसके 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी सीमा साझा करता है। तो ये 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। आप इनका नाम याद रखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और आपके त्रिपुरा। ठीक है, ये आप याद रखिए। और 4096.7 किलोमीटर की साझा करता है, सबसे अधिक आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आगे बात करते हैं। और अगर पूछ ले कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है तो सबसे लंबी हो गई। अगर सबसे कम पूछता तो आपके अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान हमारे यहाँ का एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, केवल वही इससे आपके लगा हुआ है। मात्र और मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन आपको करना है, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। विषम का चयन कीजिए, फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी या फिर हार्ड डिस्क। तो विषम मतलब जो इसमें अलग हो, तो इसमें दोस्तों आपके रोम अलग है, रोम इसमें अलग है। किस प्रकार से अलग है, आइए यहाँ पर दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं रोम की, तो रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों की प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है। जबकि जो आपके और ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क, क्या है दोस्तों ये द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में आते हैं। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर विषम आपको चुनना था। तो रोम की बात करते हैं तो ये आपकी क्या है दोस्तों के रोम की बात करते हैं तो आपकी ये प्राथमिक मेमोरी है, ये प्राथमिक आपके मेमोरी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो 3 है आपके, ये आपकी द्वितीयक मेमोरी है, आपके सेकेंडरी मेमोरी है। तो विषम आपके यहाँ पर रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। जो वेबसाइट होता है आपका, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ आपके होम पेज कहलाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वेबसाइट का पहला पृष्ठ आपके क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। तो किसी कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? आपके IO यूनिट, हार्ड डिस्क, CPU या फिर मेमोरी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि CPU, जिसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फॉर्म हो जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर क्या कहते हैं? इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। किस मीटर की बात करें भाई? यहाँ पर पिक्नोमीटर की बात कर रहा है, अपने भाषा में लिख लेते हैं, पिक्नोमीटर। किसकी बात करें भाई? यहाँ पर पिक्नोमीटर की बात कर रहा है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जो घनत्व होता है, इसे आप डेंसिटी कहते हैं, इसको मापने के लिए आपके पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका? आपके पिक्नोमीटर नामक उपयोग किया जाता है आपके घनत्व को मापने के लिए। तो इस यंत्र को याद रखिएगा, पिक्नोमीटर। कौन सा मीटर? आपके पिक्नोमीटर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके कि भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। तो अग्नि जो थी दोस्तों भारत की मिसाइल क्या है? एक न्यूक्लिक मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है, पृथ्वी से आकाश मिसाइल है, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल है या फिर पृथ्वी से सागर मिसाइल है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा कि ये धरातल से धरातल पर वार करती है। अग्नि 2 की बात करते हैं तो पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल है जो धरातल से धरातल पर वार करती है। ठीक है, अग्नि 2 की बात करते हैं, इसे DRDO द्वारा लॉन्च किया गया था। DRDO द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज आपकी 25,000 किलोमीटर है। कितना? आपके
25 के लिख देने के मतलब होता है 1000, 25,000 आपके किलोमीटर है इसकी रेंज, ठीक है। DRDO द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, अग्नि 2, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर, कि बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ ठोस होती है और पानी तरल, बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत अधिक होता है, फिर बर्फ़ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर बर्फ़ का घनत्व जब कम होगा, जब बर्फ़ का घनत्व क्या होगी, बर्फ़ का घनत्व आपके पानी की अपेक्षाकृत कम होगा तभी तो ये तैरेगी, अगर घनत्व ही अधिक हो जाएगा तब तो ये डूब जाएगी। बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरता है, क्यों तैरता है भाई, तो आपके सही आंसर होगा कि बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल, जिसे आप एसिड कौन सा होता है, विफल अम्ल पूछ रहे हैं, मतलब जो सफल ना हो, विफल अम्ल कौन सा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, कि सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा उसमें पर, तो सही आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कि कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड आपके निकालने में विफल अम्ल होता है, कौन, आपकी कार्बोनिक एसिड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक है। तो आपके जो क्लोरीन की बात हम करते हैं, जब आपके क्लोरीन की बात करते हैं तो सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक हो जाता है, विरंजक अभिकर्मक हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों की यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंकचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है। तो आयोडीन के साथ किसको मिलाकर घोल बनाते हैं तो उसे टिंकचर आयोडीन कहते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ रहा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, आपके आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो उसे आपके टिंकचर आयोडीन कहते हैं। जब आयोडीन के साथ क्या मिलेगा, पोटेशियम आपके आयोडाइड मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड, तो बनेगा टिंकचर आयोडीन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। इसका दोस्तों पूर्तिरोधी में इसका यूज होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये बात याद रखिएगा टिंकचर आयोडीन क्या होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि एक कीट के कितने पैर होते हैं, ठीक है। एक कीट के कितने पैर होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो राइट आंसर क्या होता है उसमें पर, कि एक कीट के 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, एक कीट के 6 पैर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दोस्तों सभी हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है पहले से उसको आपको याद करना है, और इसके लिए आपके एक नोट्स लेकर बैठिए, ठीक है। एक नोट्स लेकर बैठिए, जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसको आप तुरंत के तुरंत क्या करिए, नोट करते हुए चलिए। आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसी क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक कीट के कितने पैर होते हैं। तो जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, ठीक है। तो आपके जो जीव वैज्ञानिक है ये कहते हैं कि जीव जगत में सबसे अधिक संख्या आपकी किसकी, आपकी कीटों की है, आपके इंसेक्ट्स की हैं, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर होते हैं। कितने, 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर होते हैं। तो ये बात समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि अष्टभुज जिसे आप ऑक्टोपस, घोंघा जिसे आप इंग्लिश में स्नेल कहते हैं, सीपिया और यूनियो को किस फाइलम में रखा जाता है। तो कई सारे फाइलम बनाए गए हैं, कई सारे मतलब ग्रुप समझ लीजिए फाइलम को बनाए गए हैं। तो इसमें आपके अष्टभुज, घोंघा, सीपिया और यूनिया को किस ग्रुप में रखेंगे, तो दोस्तों इसे आपके मोलस्का ग्रुप में रखा जाता है। तो आप घोंघा से याद कर सकते हैं, घोंघा जो स्नेल है, फिर अष्टभुज है, ऑक्टोपस, सीपिया और यूनिया के आपके मोलस्का ग्रुप में रखे जाते हैं। आगे बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। तो आप लोग समझ गए कि जितने प्रकार के कीट हैं उनको आर्थ्रोपोडा ग्रुप में रखा जाता है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं। तो लोग कहते हैं गिरगिट रंग बदलता है ना, तो किसकी उपस्थिति के कारण वह यह करने में सक्षम होता है। तो जो उसमें वर्णकी लवक होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो वर्णकी लवक होते हैं इसकी वजह से ही गिरगिट रंग बदलने में सक्षम होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा,
इसका अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित आपके थी, ये प्रथम भारतीय थी संयुक्त राष्ट्र महासंघ का अध्यक्ष बनने वाली। ठीक है, अगर महिला में पूछे तब भी, पुरुष में पूछे, सब में पूछे तो भी आपके सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। ये आपके जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी क्या थी कि बहन थी। तो ये आपके महासभा का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा या फिर आपके असहयोग। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये एक सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों को पता होगा कि 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को आपके, ठीक है, 1930 को आपके गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ क्या किए थे आपके अहमदाबाद से ही आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। तो दांडी यात्रा जब आपके 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई तो इसी के साथ आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था। और बाद में दोस्तों आपके ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर यहाँ से तो साबरमती आश्रम से चले थे 12 मार्च 1930 के, और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचकर दोस्तों के समुद्र के तल से थोड़ा सा नमक ऊपर उठाकर वहाँ पर दोस्तों उन्होंने ये बिगुल बजा दिया कि अब जो भारत की जनता है ये ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और जो ब्रिटिशों का दोस्तों के नमक एकाधिकार था उसको तोड़ दिया था किसने? आपकी गांधी जी ने। ठीक है, तो इस मुद्दे पर बात हुई थी उसमें तत्कालीन मुद्दे पर बात हुई थी, लेकिन इसका उद्देश्य था कि भारत को स्वशासन प्राप्त कराना। ठीक है, तो दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसी के साथ सविनय अवज्ञा का भी ये सही उदाहरण है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो बिल्कुल अभी भी हमने बताया आपको कि जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने 1930 में आपके कब आपके 12 मार्च कब आपके भाई 12 मार्च को, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इस पर आपके इसके संधि पर भी हस्ताक्षर हो गए थे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया था। फिर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था आपके महात्मा गांधी जी ने, बाद में इसे फिर भी स्टार्ट किया गया था। तो ये सब चीज़ें आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह लिख दिया गया, उसका मतलब वही है 1930 ईस्वी करेक्ट होगा। मतलब कि जो दांडी आप यात्रा पढ़ते हैं, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह बात एक ही है, क्योंकि दांडी यात्रा भी तो नमक के सत्याग्रह के लिए ही तो चलाई गई थी। तो 1930 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्धमान महावीर के परिनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया, ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लिख देते हैं। देखते हैं कितने लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है। जिसने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया मैं जान जाऊंगा कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है। पावा, सारनाथ, वैशाली या फिर श्रवण बेलगोला। तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं वर्धमान महावीर के, तो ये जैन धर्म के, किस धर्म के? आपके जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए थे उसमें आपके ये 24वें तीर्थंकर थे, उसमें ये 24वें तीर्थंकर थे। कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था, कुंडल वन में इनका जन्म हुआ था 540 BC में। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? परिनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं आज के हमारे अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या फिर अंग। जो जैन साहित्य हैं, तो जैन के साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर? तो इसे अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग, आगम, उपांग। देखिए इसके कई सारे नाम हैं। जैन साहित्य को कई नामों से हम देखते हैं पर अंग, इसे आगम भी कहते हैं, अंग, आगम, उपांग, उपागम। ठीक है, ये जैन साहित्य हैं। त्रिपिटक की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक। ठीक है, ये सब क्या आपके त्रिपिटक दोस्तों जो हैं ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, आप लोगों को पता ही होगा। वेद की बात करते हैं तो वेद सभी धर्मों से संबंधित है। ये सब चीज़ें तो अलग अलग चीज़ें हैं, सनातन धर्म से है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे दोस्तों यहाँ पर हमारे।
अब ईमानदारी से जितने लोगों ने भी 30 प्रश्नों में 20 सही किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपने इससे कम किया फिर भी अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर आप 20 या फिर 20 प्लस कर रहे हैं तो समझिए अच्छी तैयारी चल रही है। पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न यहाँ पर हमने जीके के आपको कराए हैं। इस चैनल पर इसी प्रकार से आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ सभी के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपना परिवार समझकर अपने मित्रों को भी अवश्य इस चैनल पर लाएं, जोड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। ये कोऑर्डिनेशन, ये समन्वय अगर बना रहा तो निश्चित तौर पर हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि आप कम पढ़िए बट निरंतर पढ़िए, कम पढ़िए बट निरंतर पढ़िए। मेरे साथ एक बार बोलिए, कम पढ़िए लेकिन निरंतर पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन निरंतर पढ़िए। 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, बट जितना भी पढ़िए बट रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए कारगर होंगी। ऐसा नहीं कि आज हमने आपको मोटिवेट किया, आप 10 घंटे 11 घंटे पढ़े, कल आपने पढ़ाई नहीं, परसों आपने पढ़ाई नहीं, फिर 3 दिन बाद मोटिवेट हुए फिर 2 घंटे पढ़े, वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। आप लगातार एक टाइम टेबल के साथ चीज़ों को पढ़िए, अच्छी तरीके से लगातार रिवीजन करते रहिए। फिर आपके एग्जाम डेट आने के बाद आप ये टेस्ट सीरीज को लगाइए, देखिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से लगे रहिए। जो भी समस्या होती है हमारे ऑफिशियल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो उस पर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव, कोई भी मार्गदर्शन लेना है तो आप हमें आपके ऑल टाइम 24 घंटे आप कभी भी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। चलिए आज का ये वीडियो पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।